करने का कार्य करती है। कार्य करती है। ये तीन इसके मुख्य रूप से कार्य हैं। ठीक है। अकाउंटिंग में एक इकाई है मनी, अगर देखा जाए, और इसको क्या है कि बार्टरल सिस्टम में अर्थात मेथड ऑफ एक्सचेंज में यूज किया जाता है। और मुद्रा संचय अर्थात इसमें एक वैल्यू स्टोर होती है। इसमें क्या होती है? एक वैल्यू स्टोर होती है। किसमें? मुद्रा के अंतर्गत, जो दिखती नहीं है, अर्थात तरलता का इसमें एक गुण मौजूद रहता है। ठीक है, तरलता का इसमें एक गुण मौजूद रहता है। ये तीन मुद्रा के प्रमुख रूप से कार्य निकल कर आते हैं अर्थव्यवस्था में। अब मुद्रा जो है देखा जाए तो कई प्रकार से यहां पर मुद्रा दिखाई देती है अर्थव्यवस्था में, कई प्रकार से ये रिप्रेजेंट होती है। तो मुद्रा, सबसे पहले एक मुद्रा आती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? धातु मुद्रा। ठीक है, कौन सी मुद्रा? धातु मुद्रा। जब मुद्रा धातु के रूप में कार्य करे, जब मुद्रा धातु के रूप में कार्य करे, नहीं सॉरी, जब धातु मुद्रा के रूप में काम करे, मुद्रा के रूप में कार्य करे, तो उसे धातु मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और ये धातु मुद्राएं जो हैं वो तीन तरीके से दिखाई देती हैं। ठीक है, मानक मुद्रा के रूप में, प्रतीक मुद्रा के रूप में, और सहायक मुद्रा के रूप में। मुद्रा को तो हम बहुत अच्छी तरीके से वैसे समझा चुके थे, इसलिए अब प्रकार बता रहे हैं बस। ठीक है, स्टैंडर्ड मनी, दूसरा क्या है? टोकन मनी, और तीसरा है सब्सिडिटरी मनी। तीसरा कौन सा? सब्सिडिटरी मनी। ठीक है, मानक मुद्रा, जब मुद्रा के धातु का मूल्य ठीक है, यथार्थ मूल्य, ठीक है, जब मुद्रा के धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है, के बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मानक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, टोकन मनी, जब अंकित मूल्य मुद्रा का यथार्थ मूल्य से
मूल्य से अधिक होता है तो प्रतीक मुद्रा कहलाती है, टोकन मनी कहलाती है। ठीक है, यह प्रतीक मुद्रा के चलन को सरलीकृत करती है। ठीक है, अब समझना इनको थोड़ा सा, ठीक है, फिर समझ में आएगी। मानक मुद्रा अर्थात स्टैंडर्ड मनी, ठीक है। एक अच्छी मुद्रा अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड मनी ही है, ठीक है। मुद्रा में मूल्य संचय होता है, यह माना जाता है, अर्थात तरलता का उसमें एक गुण होता है, मूल्य संचय होता है, मुद्रा का अपना एक मूल्य होता है। तो अच्छी मुद्रा कौन सी है? दो तरह के मूल्य हैं मुद्रा के अंतर्गत, एक तो अंकित मूल्य है, ठीक है, और दूसरा यहां पर यथार्थ मूल्य है। यथार्थ मूल्य का मतलब क्या है? लिखा हुआ मूल्य, जो वास्तविक मूल्य है। यथार्थ मूल्य का मतलब है क्या? वास्तविक मूल्य। जैसे जस्ट लाइक ऐसे समझो, चांदी का सिक्का है। अब चांदी का सिक्का अगर देखा जाए तो 1 रुपए का सिक्का अगर चांदी का है तो अगर वो बाजार में चांदी का 1 रुपए सिक्का बेचा भी जाए तो हमें 1 रुपए ही प्राप्त हो। कितने रुपए प्राप्त हो? 1 रुपए ही प्राप्त हो। तो इसका मतलब है क्या? इसका वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही बराबर हो गए। फिर से समझना मैंने क्या कहा। एक तो धातु का मूल्य हो गया, ठीक है, धातु का मूल्य हो गया, और दूसरा मूल्य कौन सा हो गया? अंकित मूल्य, ठीक है। लिखा हुआ है अंकित मूल्य 5 रुपया, कितना रुपया है? और उस सिक्के में धातु यूज की गई है, उस सिक्के में धातु यूज की गई। तो अगर हम उस धातु को गला देंगे तो भी हमें अर्थव्यवस्था में कितना रुपया मिल जाए? 5 रुपया। तो धातु का मूल्य और अंकित मूल्य अगर बराबर हैं तो वो मुद्रा क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड मनी कहलाती है, ठीक है। ये मानक मुद्रा है और इसी के बेस पर पहले मुद्राएं चला करती थी, राजा महाराजा चलाया करते थे कि जो बाजार में मूल्य है और उस पर लिखा हुआ मूल्य है, दोनों को बराबर करके चलाया करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आने शुरू हो गई थी? प्रॉब्लम ये आना शुरू हुई इसमें क्या कि धातु का मूल्य समय के अनुसार बढ़ता था। चांदी के सिक्के में 1 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन धातु के रूप में अगर सिक्का बेच दोगे तो 600 रुपए का जाएगा, 600 रुपए का जाएगा। तो अब सुनार क्या करेगा? सिक्का बेचेगा या 1 रुपए में चलाएगा? सिक्का गलाकर बेचना शुरू कर देगा चांदी की। तो अर्थव्यवस्था में अगर ज्यादा अगर उसकी वैल्यू आ गई तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उस सिक्के को लोग गलाकर बेचना शुरू कर देंगे। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। अब उसी समस्या का समाधान कैसे किया गया? अंकित मूल्य हमेशा ही ज्यादा होगा, किससे? धातु के मूल्य से, ठीक है।
अब धातु के मूल्य से अगर अंकित मूल्य यहां पर हमेशा ही बराबर होगा तो वो करेंसी क्या कहलाई, वो सिक्का क्या कहलाया, टोकन मनी। जैसे आपने देखा होगा क्या कि 25 पैसे बंद करने पड़े हमें। क्यों बंद करने पड़े? क्योंकि 25 पैसे उसमें लिखा था लेकिन धातु लग रही थी 50 पैसे की। सुनार क्या करेगा, उसको गला के धातु के रूप में बेचना शुरू कर देगा, तो हमको हटाने पड़े वो सिक्के। सिक्का तब तक स्टैंडर्ड है जब तक कि क्या है, नहीं तो गायब कर देगा सुनार। सुनार क्या कर देगा, उसको गायब कर देगा, तुरंत के तुरंत एक तरह से उस सिक्के को हटा देगा। क्लियर हुआ? तो प्रतीक मुद्रा टोकन मनी क्या है कि अंकित मूल्य और यथार्थ मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य से अंकित मूल्य यथार्थ मूल्य से अधिक होता है। मुद्रा का सही तो लिखा था, यथार्थ मूल्य से अधिक होता है। क्लियर हुआ? अब देखो इस प्रतीक मुद्रा को और सरलीकरण कैसे किया जाए, तो फिर उनके लिए क्या है कि चलन को और सरलीकरण और कन्वर्ट करने के उद्देश्य से हमने एक और मुद्रा बनाई, जैसे सिक्के वगैरह। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के, ये सिक्के जो बनाए गए वो क्या कहलाए, धातु मुद्रा की सहायक मुद्रा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अर्थात टोकन करेंसी को, टोकन मनी को जब हम सहायक के रूप में सरलीकरण करने के उद्देश्य से जब चलाएं तो वही करेंसी क्या कहलाने लगती है, सहायक। ठीक है, इसकी सहायता करने के उद्देश्य से एक तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। क्लियर हुआ? तो 3 तरह की है। अच्छी मुद्रा के लिए क्या चाहिए, ठीक है, तो सिक्के कैसी मुद्रा है, सिक्के प्रतीक मुद्रा के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। या रुपए भी क्या है, टोकन मनी है। ठीक है, दूसरा पेपर मुद्रा, कौन सी मुद्रा, पेपर मुद्रा। इसके भी कई प्रकार आते हैं। जब हम पेपर मुद्रा छापने के लिए जाए तो अलग अलग तरीके से, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। ठीक है, कन्वर्टेबल पेपर मनी और नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी। ठीक है, धातु मुद्राएं स्टैंडर्ड हैं, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, तो वो कौन सी कहलाएगी,
स्टैंडर्ड मनी, ठीक है। जब ज्यादा होगी धातु की अंकित मूल्य तो वो क्या कहलाने लगेगी, टोकन मनी के रूप में। और जब टोकन मनी को चलाने के लिए, सरलीकरण करने के लिए जब हम सिक्के लेकर आए, टोकन मनी का ये एक हिस्सा छोटा, तो उसको हमने क्या कह दिया, सहायक मुद्रा। अब आते हैं पेपर की बात करते हैं। पेपर की मुद्राएं किस प्रकार से यहां पर बनती हैं, ठीक है। पेपर के रूप में मुद्रा बने, ठीक है। यह मुद्रा सोना तथा बुलियंस, बुलियंस तो पता ही होगा हिस्ट्री में, हाँ, सोना चांदी के सिक्के, ठीक है, में से पूर्णतः समर्थित होती हैं, होते हैं, ठीक है। और इन्हें सोने एवं बुलियंस में बदला जा सकता है, ठीक है। दूसरा आता है, यह मुद्रा सोना तथा बुलियंस से समर्थित नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। और इन्हें लेकिन इन्हें सोना एवं बुलियंस में बदला जा सकता है, ठीक है। तीसरा, यह मुद्रा सोना एवं बुलियंस से समर्थित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, और इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है, भी नहीं जा सकता है। यह न्यास मुद्रा फ्यूजरी मनी के रूप में काम करती है, ठीक है। यह सरकार के आदेश से जारी की जाती हैं,
एक चीज और लिख लीजिएगा, विश्व की सारी मुद्राएं इसी पर कार्य करती है। समझना, ठीक है? लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया? ऑनलाइन वाले क्लास चल रही है? ऑनलाइन चल रही है? अच्छा, आप लोग देख रहे हैं? इसलिए वो चक्कर घूम रहा है वहां। हो गया? अब देखो, प्रतीकात्मक है मुद्रा, परिवर्तनीय पेपर मुद्रा है, अपरिवर्तनीय पेपर मुद्रा है, और ठीक है, मुद्रा कई प्रकार से बनाई गई भारत में समय के अनुसार। समय जैसे जैसे बदला, हमने मनी के मेथड को बदला। सबसे पहले तो जब मुद्रा बनाई हमने तो सोने चांदी के बेस पर काम किया था, स्टैंडर्ड मनी बनाकर चल रहे थे। फिर हमने क्या किया, टोकन मनी बनाकर काम करना शुरू किया, और टोकन मनी बनाकर काम करते हुए हमने मुद्राओं को चलाया, ठीक है। फिर जब हमने पेपर करेंसी एक्ट पास किया 1861 में, कौन सा एक्ट? पेपर करेंसी एक्ट 1861 में आया था भारत में, और उस एक्ट के माध्यम से हमने विश्व के जो अन्य देश थे, उन अन्य देशों के द्वारा किस प्रकार से मुद्रा जारी की जा रही है पेपर की, उसका एक क्राइटेरिया बनाने के बारे में सोचा कि भाई क्या यहां पर क्राइटेरिया बनाया जाए जो विश्व के सारे देश बना रहे। तो हमने सबसे पहले एक तरह से यह देखा कि प्रतीकात्मक पेपर मुद्रा का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है विश्व के स्तर पर, जिसमें क्या है कि जितना पेपर करेंसी जारी किया गया है उसके पीछे जारी की गई, क्या रखा गया कोष के रूप में रिजर्व करके, सोना और बुलियंस। हमने सोना बुलियंस रख दिया 500 रुपए का अपने कोष में, और जारी कर दिया कितने का नोट, ठीक है। और जारी करने वाला एक दायित्व लेता था उस समय इस बात का कि मैं इस पैसे को अगर जरूरत होगी आपको तो सोने और बुलियंस में बदलकर आपको दे दूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो गई? क्या मुद्रा जब ज्यादा जारी होने लगी तो फिर जब मुद्राएं ज्यादा जारी होने लगी तो उतना सोना और बुलियंस भंडार करना मुश्किल था कि भाई कैसे उतना सोना और बुलियंस भंडार करें। तो इसमें क्या है, प्रतीकात्मक में हमने पेपर को प्रतीक बनाया था और उसके पीछे सोना और बुलियंस रख के उसका सपोर्टिंग किया, और फिर एक तरह से उसको बदलने की छूट भी दी। समय बीता, ठीक है। अमेरिका ने इसका विरोध किया कि भाई ऐसे तो हम सोना रख के परेशान हो जाएंगे, बुलियंस रख के क्या किया जाए। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, और नया कॉन्सेप्ट आया क्या कि भैया हम यहां पर पेपर मनी को कन्वर्ट करेंगे।
सोना और बुलियंस में, लेकिन इसके पीछे कुछ नहीं रखेंगे, इसको पीछे कुछ नहीं रखेंगे। फिर इसमें भी एक शर्त रखी गई कि फुल्ली कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम पूरा कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इसमें हिस्सा 30% या 50%, मैक्सिमम इतना ही जाएगा यहां। अर्थात हम समर्थन कुछ नहीं रखेंगे, कुछ नहीं, लेकिन हम आपको एक छूट देंगे। क्या हम आपको एक छूट देंगे कि अगर आपको जरूरत हो तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उस मुद्रा को 30 से 40% सोने और बुलियंस में, पूरा 100% कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो कन्वर्ट करने की छूट तो थी उसमें, लेकिन कितने परसेंट मिलेगा? मतलब वो कागज का नोट केवल और केवल आपको देगा कितना? 20%, 30%, 40%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50। एक कॉन्सेप्ट यहां पर, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट होकर आया। ठीक है, अब दिख रहा है, इस तरह से रिप्रेजेंट होकर निकल कर आया। क्लियर हुआ? अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये वाला चला। भारत में इसके बेस पर 1927 से लेकर 1957 तक इस प्रोसेस को अपनाकर हमने अपनी चीजें रिप्रेजेंट की थी। कब से? पहले तो हम पूरा का पूरा किस पर बेस थे, फिर 1927 से 1957 तक इस तरह की प्रोसेस अपनाई हमने कि भैया हम सोना और चांदी आपको देंगे कितना? 30 से 40%, जो रुपए जारी किए गए हैं अर्थव्यवस्था में, और विनिमय का आप माध्यम इसको बना सकते हो। अगर किसी के पास ये पहुंचता है तो इस तरह से चीजें होंगी। 1957 के बाद हमने एक नए मेथड को फॉलो अप किया, जो विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं फॉलो अप कर रही हैं। और उसमें क्या था कि हमारे पीछे जो पैसा जारी किया जा रहा है उसके पीछे हम कुछ भी नहीं रखेंगे। न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली के अंतर्गत हम एक रिजर्व फंड बनाकर रखेंगे, और वो रिजर्व फंड मेरे पास तो रहेगा, लेकिन ये मुद्रा जारी करने के परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को तो हम बना के रखेंगे, लेकिन वो मुद्रा जारी करने का, अगर कोई व्यक्ति यहां पर जो नोट एक तरह से जारी करता है और जारी करने के बाद में उस नोट से वो व्यक्ति सामान खरीद सकता है, इसकी छूट होगी। उस नोट से ऋण चुका सकता है, इसकी छूट होगी। उस नोट से एक तरह से वित्तीय लेन देन कर सकता है, इसकी छूट होगी। लेकिन अगर वो चाहता है कि इस नोट के बदले में जारी करता सोना और चांदी दे, इसकी छूट नहीं होगी। आया समझ में? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यहां तो जारीकर्ता की लायबिलिटी थी कितने %? यहां जारीकर्ता की कोई लायबिलिटी नहीं। वो जारीकर्ता एक तरह से न्यास मुद्रा के रूप में इसे घोषित कर रहा है, अर्थात सरकार के द्वारा समर्थित मुद्रा के रूप में यहां पर इसको घोषित कर रहा है, और कह रहा है क्या? वस्तु के रूप में यूज कर लोगे, इसको कन्वर्ट करना है, इसको अगर ऋण चुकाना है तो भी आप कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो, सरकार के द्वारा जारी की गई मुद्रा है ये। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि ये जारी करने वाला इसके बदले में आपको सोना और बुलियंस देगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये केवल और केवल विश्वास पर जारी की गई मुद्रा है, विश्वास पर जारी की गई मुद्रा है। यहां ये मुद्रा एक तरह से इस तरह से चलेगी। ठीक है, तो आज नोट को हम कैसा कहते हैं? क्या कहते हैं? नोट कैसा है? अपरिवर्तनीय पेपर मनी के रूप में जाना जाता है इसको। अर्थात आप सरकार से ये नहीं कह सकते हो कि ये नोट पकड़ो और मुझे बुलियंस या सोना, क्योंकि इसके पीछे सरकार ने कोई भी
राशि नहीं रखी है, इस तरह की चीजें रिप्रेजेंट की गई। तो सर उसमें एक वादा लिखा हुआ है, वादा लिखा हुआ है, ठीक है। किसका वादा है वो? आरबीआई। न्यास कौन है यहां? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।